विरोध तो हिंदू कर रहा है, मुसलमान विरोधी नहीं कर रहा है। देखिए, फालतू का गाल बजाना बहुत अच्छी बात नहीं होती। पहले एक होइए, पहले एक होइए। धर्म हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है। सुनिए सुनिए, अब सुन लीजिए। राम राम जपना, पराया विधायक अपना, देश की जनता को ठगना, यही है भारतीय जनता पार्टी का। अखिलेश क्या है? कौन अखिलेश? मुख्यमंत्री है वो तो। नहीं, मुख्यमंत्री ये टोटी चोर है। छोटे चोर है। टोटी चोर है, जाओ यार FIR करो, चोरी का केस करो, उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल करो, जेल में डालो अगर उन टोटी चुराया है तो। इस तरह का जो बोल के या वादा करके वादा न निभाए, वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं TV 24 नेटवर्क। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड पर बिल पेश किया और उसको मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन उसके बाद से तमाम वलमा, तमाम विपक्षी पार्टियां और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर विरोध दर्ज कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने अपने 87 दिनों के आंदोलन को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। ऐसे में बात करने के लिए हम लखनऊ की जनता के बीच आ पहुंचे हैं और जानेंगे कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बिल पेश जो किया गया है इससे जनता खुश है या फिर नाराज है। क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम है। वक्फ बिल को पेश किया गया, उसे मंजूरी मिल गई है, खुश हैं आप? देश में अब कोई सरकार के पास प्लानिंग तो थी नहीं। सरकार का एक ही प्लानिंग पर बिल बनती है, ट्रिपल तलाक, वक्फ बोर्ड और तमाम हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अगर यही भारत की आवश्यकता है कि अब भारत में केवल मंदिर पर कानून बनेगा, मस्जिद पर कानून बनेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कानून बनेगा, हिंदू मुसलमान पर कानून बनेगा, तो और तो इस भारत के पास कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये जो बिल आया, चाहे CA का हो, चाहे 3 तलाक का हो, धारा 370 हो, ये सभी वक्फ बिल जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, इसको ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों के हित में है। असल में भाजपा में मुस्लिमों का हित पर पॉलिसी करने वाले, बनाने वाले थिंकर ज्यादा हैं। भाजपा का मोनोपोलियो का अगर मैं रूपांतर करूं तो मुझे लगता है कि भाजपा ने 2014 में भारत सरकार द्वारा एक योजना आयोग स्टेट में भी रहता था और भारत सरकार में भी रहता था। योजना आयोग का नामो निशान मिटा करके नीति आयोग बना दिया। अब साहब, योजना आयोग और कहाँ नीति आयोग, लेकिन व्याख्या नहीं किया कि योजना का क्या, योजना आयोग का क्या काम था और नीति आयोग क्या करेगी, ये नहीं बताया। उसमें तमाम प्लानर चयनित थे, उसमें तमाम प्लानिंग बनती थी, उसमें तमाम लोग प्लान पर काम करते थे, तमाम योजना बनती थी, तमाम कंपनियों का PSO का निर्माण का प्लानिंग बनती थी, लेकिन अब उसे नीति आयोग बनाया गया। अब नीति आयोग में क्या होता है, नीति किस आयोग पर काम कर रही है? आज तक 2014 से आज जो है 24-25 में एक प्लानिंग नहीं सरकार दे पाई, न भारत सरकार दे पाई, नहीं उत्तर प्रदेश सरकार दे पाई। कहने का मेरा मतलब ये कि सरकार अब केवल, इसके पास अब कुछ नहीं बचा, सरकार के पास जो बचा 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। केशव प्रसाद मौर्य ने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि खालाजान ने आसमानी किताब वाले दिमाग पर गहरी चोट लगी है, इसलिए वक्फ बोर्ड को लेकर के विरोध किया। नहीं, आपके पास वक्फ बोर्ड के प्लानिंग पर इसलिए आपने काम किया कि दूसरा कोई प्लान भारत सरकार के पास नहीं है, दूसरा कोई प्लान उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है, दूसरा कोई प्लान जो है भारत का सृजन का, भारत का उद्योग का सृजन का, भारत का ऊर्जा का सृजन का, भारत में दलितों का उत्थान का सृजन का, आपके पास कोई प्लान नहीं। आपके पास केवल एक ही काम है कि केवल अभी भारत सरकार को लग रहा है कि वक्फ बोर्ड के बाद
अब सरकार के पास कुछ बचने वाला नहीं है। इसको लगता है कि अरबों रुपया वक्फ बोर्ड में है और ये जो है अपने कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को एन केन प्राकेण उस पर एक छत्र कब्जा करा दिया जाए ताकि काम खत्म हो जाए। बस इस सरकार की यही प्लानिंग है। केशव प्रसाद मौर्य का आज बयान आया, उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को लेकर आया है। उन्होंने कहा कि खालाजान के आसमानी किताब वाले दिल व दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी है, इसके कारण वो अनाप शनाप बोल रही हैं, लेकिन उनको ये कायदे से समझ लेना चाहिए कि दोनों हाथ भारतीय संविधान कानून से बंधे हुए हैं। भारतीय संविधान से दोनों हाथ मतलब कानून के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। और ये खालाजान हैं कौन जिसकी जो ओह ममता बनर्जी, बड़ा अच्छी बात है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का पास परिवार नहीं है, वो क्यों बेईमानी करेंगे। लोग कहते हैं उनके पास परिवार नहीं, बेईमानी क्यों। तो इसी श्रेणी में तो वो भी हैं, ममता बनर्जी जी भी हैं। और खालाजान, अभी तो दीदी से इन्होंने खालाजान उनको बना दिया, अपनी मौसी भी बना लिया। कितना गंदी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जब खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, जब वो भारतीय जनता पार्टी में पकड़ अपनी नहीं बना पा रहे हैं तो वो योगी आदित्यनाथ की बुराई करने के बजाय, अमित शाह की बुराई करने के बाद, नरेंद्र मोदी की बुराई करने के बजाय वो बुराई ममता को लेकर के क्यों कर रहे हैं। ममता क्यों उनके जो है बत्ती लगाने आ रही हैं, क्या बत्ती और माचिस लेकर नहीं वो खड़ी हैं केशव मौर्य के लिए। रही बात वक्फ की बात आ रही है, तो जो वक्फ की बात है वो धार्मिक परंपरा का है, धार्मिक संपत्ति है। उसी प्रकार से राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो आज बना हुआ है, राम मंदिर बना हुआ है, उस पर भी नियम बना देना चाहिए। भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं बना देना चाहिए नियम कि जिसने ज़मीन खरीद करके बनाया है ट्रस्ट को, धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, उनको तो जो है छूट दी जानी चाहिए। और जिन लोगों ने ज़मीन को नहीं खरीदा है, किसी अन्य सरकारी ज़मीन पर या जनता की ज़मीन पर या किसी के ज़मीन पर बनाया है, वो उसकी रॉयल्टी उस आदमी को देते रहें, उसके परिवार को देते रहें। उसमें हिंदू धर्म स्थल भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी प्रकार के धर्म स्थल हैं, ईसाई समुदाय के जिनके भी हों, उन सब के लिए मैं चाहता हूँ ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। एक देश से कानून लागू करते हैं। तमाम नेता कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको मंजूरी मिली है वो मुसलमानों के हित में है, फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? मुसलमान कहाँ विरोध कर रहा है? विरोध तो हिंदू कर रहा है, मुसलमान विरोधी नहीं कर रहा है। मुसलमान तो खुलेआम कह रहा है कि हमको साहब भारत में 2वे दर्जे का नागरिक आप बना दो, मुझे वोट देने का भी अधिकार खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए आपकी ये भीख। विपक्षी पार्टियां ये मुस्लिम कह रहे हैं, किसने कहा? बहुत मुसलमान कह रहे हैं। आप लीजिए फालतू की बात, देखिए फालतू का गाल बजाना बहुत अच्छी बात नहीं होती। जबरदस्ती का गाल बजाना कि मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान वो कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इन नेताओं की है सब देन। काहे को उपद्रव मचा हुआ है बंगाल में? क्यों उपद्रव मचा है? बताइए क्यों उपद्रव मचा है? बोल तो दिए आप भाई साहब। आपको 2 सवाल जानना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले? बंगाल के उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के हैं। बंगाल कहीं भारत से बाहर है? एक्सक्यूज मी, एक मिनट, आप पहले एक बात बताइए, भारत से अलग है बंगाल क्या? भारत से अलग है बंगाल क्या? बांग्लादेश बनाना चाहते हो भारत को? क्या बंगाल को क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप बताइए? आप है कौन? नहीं तो क्यों कह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश में क्यों बोले? आपके उत्तर प्रदेश में हमारे भारत का ही देश है। हमें यहाँ पर क्या? तो पहले मैं यहाँ की बात करूंगा, बांग्लादेश और बंगाल की बात नहीं। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, भारत सरकार से कहता हूँ कि औकात है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाओ भारत में। क्यों नहीं करते आप? चलिए हमारे साथ खड़े होइए आप और कहिए इस बात को। आप खड़े हुए चल कर कहिए। मिल जाइए, पहले आप मिल जाइए। कहाँ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले एक होइए, पहले एक होइए, पहले एक होइए, पहले एक होइए, फिर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम मान ही नहीं सकते हैं। पहले एक होइए, पहले एक होइए। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बना है, हिंदुओं के धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों को और ट्रस्टों को भी अपना अपना जमीन लेकर मंदिर बनाना चाहिए, जैसे वक्फ बिल को मंजूरी दिया है। राम मंदिर कब आया इन्हें पता है? अब वक्फ क्यों आया, कब आया ये पता है? सनातन धर्म कब से है? आप बताइए सनातन धर्म कब से है? आप हम जवाब दे रहे हैं, हमें नहीं मालूम है। आप बता दीजिए कब से है सनातन धर्म? किस सन में, किस हिजरी सन में या किस जो शक संवत में, किस सन संवत में आया? बता दीजिए मुझे, किस विक्रमी संवत में? अनंत
अनंत है, अनंत है। कहीं से तो कोई शुरुआत होगी किसी चीज की। हम अगर पैदा हुए तो किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए होंगे ना, अनंत से थोड़ी पैदा हुए होंगे। आप इतने जानकार हैं हिंदू सनातन धर्म के बारे में तो आप बता दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानकार हूँ। हाँ, चुटैया हम रखे हुए झूठा ही चुटैया रख लिए हैं। महिलाएं भी चुटैया बांधती पीछे, तो इसका मतलब थोड़ी ना जो है वो पुरुष हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। बात करिए, आज ना हमें सनातन की जरूरत है, सनातन पूजा करना हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है, धर्म हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है। क्यों नहीं जरूरत है? जिनको जरूरत है वो लाठी डंडा लेके सड़क पर खड़े आ जाएं, हमें नहीं जरूरत है। हमें जरूरत रोजगार की है, हमें जरूरत यहाँ कानूनी व्यवस्था की है, हमें यहाँ स्वास्थ्य और चिकित्सा की है। बाकी धर्म पूजा पाठ करना मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य है, मुझे जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता और न मुझसे कोई कराने का अधिकारी है। किसने करवाया पूजा पाठ आपसे? कौन आपसे कहा है कि आप पूजा पाठ करो? कोई किसने रोका है? सनातन धर्म है? क्यों नहीं है? किसने कहा आपसे आप मानो? नहीं, यही तो जबरदस्ती ये लोग कर रहे हैं कि सनातन धर्म आपको मानना होगा। क्यों मानना होगा? हमारे व्यक्तिगत कर्तव्य, मानूं ना मानूं, मैं पूजा करूं ना करूं, मंदिर जाऊं ना जाऊं, ये मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य है ना। किसने कहा सनातन धर्म मारने की? अरे आप यही लोग तो शुरू किए थे, यही लोग तो अभी सनातन धर्म की बात शुरू कर दिया, हमने तो कहा नहीं। हम तो भाई जो आज भौतिक मुद्दाएं हमारे मुद्दे हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसकी बात करो ना। धर्म हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है, मैं करूंगा या नहीं करूंगा ये मेरे ऊपर निर्भर, आप छोड़ दीजिए। लेकिन सरकार जिसकी जिम्मेदार है, जिसके लिए हमारा वोट लेकर के गई है, जिन संसाधनों के हमारे टैक्स का वो उपयोग कर रही है, उससे हमें मिलने वाली सुविधाएं, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा आप मुझे दीजिए। आप हमारी सुरक्षा की बात करिए। आप देखो, इनको नहीं चाहिए। शिक्षा की बात, कौन सी शिक्षा आप कर रहे हैं? कोई भी शिक्षा हो जो भौतिक सुनिए, अब सुन लीजिए। बहुत, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, आप नोट करिएगा इस चीज़ को। 90 के बाद से 88 के बाद से शिक्षा का जो स्तर गिरा है, अभी कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, समझ रहे हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए, टोकिए मत। आज एक रिक्शे वाला भी जो गरीब है, वो बेचारा चाहता है कि आज हम रिक्शा भले खींच रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा जो है अच्छा निकले, समझ रहे हैं? तो अरे सुन लीजिए बात। जब शिक्षा का स्तर किसने गिराया? जब क्षेत्रीय पार्टियां आई हैं। और अब क्या कहें अब हम कह देंगे, अभी कूदना शुरू कर देंगे, अभी हम कह देंगे लड़ गई। इसी प्रकार से उनको अधिकार मिल गया कि जनता तो केवल बच्चों में बकबक करने के लिए पैदा हुई है, उसको शिक्षा स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का स्तर गिराते जाओ, बिल्कुल गिराते जाओ। शिक्षा स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, इनके हिसाब से मैं मान रही हूँ। बंगाल में जो हुआ, हमारे बंगाल में जो भी हो रहा है, एक सीधा साधा सा आदमी था, मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा, मैं नॉर्मल हूँ, एकदम नॉर्मल जो लड़की हूँ, मैंने ऐसे ही देखा न्यूज़ में कि वो बेचारा गाड़ी लेके जा रहा है। ड्राइवर ने कहा भैया, बफ वाले प्रदर्शनी कर रहे थे मुर्शिदाबाद में, ठीक, उसने कहा भैया जरा सा गाड़ी जाने दीजिए। उसकी क्या गलती थी? ड्राइवर को खींच के मारा गया, ठीक। उसके बाद उसकी गाड़ी को तोड़ा गया। मतलब 14 साल 15 साल के मुस्लिम लड़के उठ के कूद के लड़ रहे हैं, उसके लिए इनके जुबान में बोली नहीं है। अरे कम से कम अब तो एक हो जाओ, नहीं तो वही बांग्लादेश वाला हाल होगा। 70 साल का बुढ़ा 15 साल की लड़की से रेप करेगा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, कह रही हैं कि 70 साल का बुढ़ा 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और करेगा। तो ठीक है, अगर उन्होंने कहा है कि करेगा तो ये उनकी सोच है। हमें मौका मिलेगा तो उस बलात्कार करने वाले आदमी को मैं तुरंत वहीं पर मार दूंगा, न्याय की श्रेणी में ला करके, ना कि मैं कोर्ट जाऊंगा। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे कि वक्फ को मंजूरी मिल गई है, केंद्र सरकार ने उस बिल को पास कर दिया, वक्फ अमेंडमेंट बिल को। संतुष्ट है आप, खुश हैं? नहीं, इससे आम जनता का क्या फ़ायदा है? इससे आम जनता का तो कोई फ़ायदा नहीं। तमाम विपक्षी पार्टियां उसका विरोध कर रही है, तमाम वलमे के लोग, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। आप लोग भी विरोध में हैं? नहीं ना, हम विरोध में ना समर्थन में। तो किसी के मजहबी मामले में क्या मतलब, बोलने का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है बोलने। हाँ, सरकार को इसमें हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों को सरकार ने मंजूरी दे दी है, कुछ उसी तरीके से जो तमाम मंदिर बने हुए, चाहे अयोध्या राम जन्मभूमि हो या फिर अन्य जगह हो, वहाँ पर भी उसको भी पर्सनली बनाने, मंदिरों को भी पर्सनल बना देने की बात इन्होंने कही है। अब ऐसे ही है, जैसे गोरखपुर मंदिर को अगर कोई कहे सरकारी बना देंगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसे ही धार्मिक मामलों में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना हमारे मंदिर में ना किसी की मस्जिद में हमें करना चाहिए। अपने अपने धर्म को सबको करके गलत किया है सरकार ने, हस्तक्षेप करके। आपको जानकारी? सरकार उसमें धर्म स्थलों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। किस चीज़ का?
नहीं, किसी मस्जिद मंदिर और मदरसे को कहीं हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। अनर्गल न फैलाइए झूठ फैलाने के लिए आप लोग घूम रहे हो। और क्या बता रहे हो भाई? कौन सी देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, तब से नफरत फैलाकर देश को बांटने का काम किया जा रहा है। कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी हलाला के नाम पे। ये मुसलमानों को जानबूझा के टारगेट किया जा रहा। और अगर मंदिर बनाएंगे तो ठीक है, अगर कोई मस्जिद बनाएगा तो वो गुनाह है, वो मुसलमान देश में नहीं रह सकता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश में दंगा करा के चुनाव जीतना चाहती है, नफरत फैला के चुनाव जीतना चाहती है। क्योंकि लोकसभा में आपने देखा होगा, उनको जो परिणाम आया था उस परिणाम से ये काफ़ी एहसास हो गए, डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में तरह तरह की बातें करके उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बना देते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जितना कानून लाओगे उतना मैं हिंदू वोट को अपनी तरफ घसीट सकूं। इसी तरह वोट की राजनीति करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल को मंजूरी ये सब मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के कानून लागू कर दो, इस तरह के बिल ला दो, मुसलमानों की तरह इस तरह की नफरत फैला दो और हिंदू वोट हो जाएंगे मेरी तरफ। हम सरकार में हमेशा बने बैठे रहेंगे। बीजेपी ने तो ईदी भी बांटी, ईद पे ईदी भी बांटी उन्होंने, मोदी ने सौगात बांटी है। देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ईद की बधाई हो, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कटमुल्ले। तो सोचिए, एक तरफ गले लगाते हैं, दूसरे तरफ पीठ में छुरा भोंकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिक ये सोच है, राम राम जपना, पराया विधायक अपना, देश की जनता को ठगना, यही है भारतीय जनता पार्टी का। इनकी बातों से सहमत हैं आप? ये कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को मंजूरी देकर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, वक्फ से हिंदुओं का कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों के कहीं ना कहीं हितों और अधिकारों पर एक तरीके से हनन है। ठीक है, इसमें हिंदू की भावना ना आहत होती है और ना होनी चाहिए। मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन मुझे उस बिल से ना कोई तकलीफ़ है और ना मैं उसके सहयोग में खड़ा हूँ। दोनों चीज़ें कंफर्म है। ये मुसलमानों का राइट था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अधिकार दिया है, सबको संपत्ति रखने का अधिकार है, हर जाति, हर धर्म, हर विशेष वर्ग के लोगों के पास इस चीज़ के अधिकार हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में इस तरीके का कुछ भी कर रही है, जो किसी जाति विशेष को या किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उसकी संपत्ति या उसके अधिकारों का हनन कर रही है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन भाजपा के नेता तो कह रहे हैं ना कि ये मुस्लिमों के हित में, मुसलमानों के हित में किया गया है। एक सेकंड, आप हमें बताइए ना, पेट अगर मेरा खाली है तो मुझे रोटी की ज़रूरत है, ये मुझे पता चलेगा कि भाजपा को पता चलेगा? ये तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे भूख लगी तो मुझे खाना खाना है। और हमें अगर पता नहीं है कि हमें ज़रूरत है रोटी की, तो आपको कैसे पता हो गया भाई साहब? कौन सा ऐसा आप कैमरा लगाए हुए है कि मेरे पेट के अंदर भूख लगी है, भरा पड़ा है पेट, आपको दिख जा रहा है? इसी तरह वन सेकेंड इसी तरीके एक कानून आया था ना किसानों का लेके, जो 3 कृषि कानून थे, वो अगर किसानों के हित में थे तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको वापस क्यों ली फिर? और कल के डेट में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी ये कानून भले पास हो गया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर मोहर कर कंप्लीट भले हो गया, लेकिन आएगा एक दिन जिस दिन ये कानून वापस भी होगा। चूँकि ये एक तरीके से साजिश है, जो उनके सहयोगी दल, जो सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले दल हैं, जैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी है जदयू और चिराग पासवान की LJPR, इस तरीके की जो छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ गठबंधन में शामिल हैं, ये उन छोटी पार्टियों को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर हो जाए और उनकी जो ताकत अपने अपने प्रदेशों में, अपने क्षेत्रों में बना के रखे हैं, वो आधी हो जाए। जिस दिन वो आधी हो जाएगी, उस दिन ये जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं ये पूरे भारत पर साम्राज्य अपना स्थापित कर सकेंगी। इसलिए छोटी पार्टियों को ख़त्म करने का और मुस्लिम सहयोगी जो दल हैं उनको ख़त्म करने का एक ये एजेंडा है, इसके सिवा कुछ नहीं। और इस कानून से ना किसी का भला होना है, ना किसी का कुछ आज तक हुआ, ना आगे होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है विपक्षी पार्टियां, तमाम वलमे के लोग और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो इस तरह की गलत धारणा फैलाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, मुस्लिम लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। मुस्लिम लोगों को भड़काने का काम वो नहीं करते, विपक्ष वाले नहीं करते। मुस्लिमों को भड़काना ये तो, और राजनीतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, विपक्ष वालों का नहीं। विपक्ष वाले सबको साथ लेकर चले, उनकी पार्टी में मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी है, हर धर्म के लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, हर जाति के लोग काम कर रहे हैं ना। अगर आप बता दीजिए कि पूरे कांग्रेस ने 65-70 साल तक भारत में राज किया, कब इस तरीके के कानूनों लेके आई कि जो मुस्लिमों के हित में न रहा हो, जो पारसी जैनों के हित में न रहा हो?
कोई एक बार आप बता दीजिए हमको। लेकिन ये पहली बार हुआ है ना वक्फ बिल को लेके कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कानून लेके आई कि आज भारत के हर सड़क से लेके सदन तक हर जगह विवाद शुरू हुआ है। हर वर्ग इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम समाज का जो तबका है वो तो कर ही रहा है, बाकी जो राजनीतिक दल हैं जो उनके समर्थन में खड़े हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो इससे किसको बेनिफिट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को या विपक्ष को? अगर विपक्ष को फायदा होता तो विपक्ष विरोध क्यों करता? फिर वो भड़का कहाँ रहा है? वो तो उनके साथ खड़ा है ना। अगर आप हमारी बहन हो और आपके साथ अगर कुछ अन्याय होगा तो मेरा एज भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मानवता होनी चाहिए ना, इंसानियत तो होनी चाहिए हमारे अंदर। तो वो मानवता और इंसानियत है कि हम उनके समर्थन में खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है या हम उनको भड़का रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी टोटल जुमलेबाजी और झूठ के आधार पे काम करती है और वही करते रह जाएगी। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। हाँ, दूसरी चीज़, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जो ये मुस्लिमों को उल्टा सीधा बोलते हैं हमेशा ना, इनको पता है कि 27 में दोबारा आने वाले नहीं है, तीसरी बार। इनकी सरकार पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इनको हटाने वाली भी है, टर्मिनेट भी करने वाली है। तो ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से जब जाएँ तो एज अखिलेश यादव के हाथ में देके जाएँ, और वो अखिलेश यादव के हाथ में एज देने के लिए इस तरीके के कृत्य और जो कठमुल्ले वगैरह भाई साहब बता रहे थे ना अभी, शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मुस्लिमों के भावनाओं को आहत करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। वो बीजेपी बल्कि अखिलेश यादव की बी टीम बन के काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इस तरीके काम करें और हो जाएगा उनका गुजारा। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के बी टीम बनकर काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मानते हैं? हमारा कैसे कोई अखिलेश को ही नहीं मानते हैं। अखिलेश को नहीं मानते, क्यों? अखिलेश क्या है? कौन अखिलेश? मुख्यमंत्री है वो तो नहीं, मुख्यमंत्री ये टोटी चोर है। टोटी चोर है? ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव टोटी चोर है। अगर टोटी चोर हैं, ठीक है, हम मान लिए टोटी चोर है, उनके कहने के आधार पे तो ये साबित नहीं हो जाए टोटी चोर है। जाओ यार FIR करो, चोरी का केस करो, उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल करो, जेल में डालो अगर उन टोटी चुराया है तो। लेकिन नहीं ना, टोटी चुरा पाए हैं। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो लेके आइए। अगर टोटी चोर है तो साक्ष्य है, आपके पास साक्ष्य है तो जाइए केस करिए। कहने से क्या हो जाता है? ये तो नैरेटिव सेट करना है लोगों के मन में। OBC और पिछड़े जो जातियाँ हैं उनको बेइज्जत करने का, अपमानित करने का एक तरीका है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। वो यही तो करते आए हैं आज तक। कभी कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर इस तरीके के स्लोगन आते थे। ये 52 तरीके के स्लोगन कहे गए, अहिर गडरिया पासी चोर, धर सारन का टंगरी तोर। ये क्या था? ये OBC वर्ग के लोगों को और अपमानित करने के लिए ही था ना। तो उसी तरीके से OBC वर्ग का नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बन गया, उनको हजम नहीं हो रही है। वो यूथ है, इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि हमारी सत्ता चली जाएगी अगर कोई दूसरा आके यहाँ पर खड़ा हो गया तो। चंद्रशेखर आज़ाद को ये लोग टारगेट करते हैं, मायावती को टारगेट करते हैं। तो ये इनका मानसिक दिवालियापन है। इनके बारे में कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि जिनका कोई असर ही उनसे क्या बात। बिल को मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तमाम विपक्षी पार्टियां और तमाम वलमे के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसका विरोध कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रहा है कि ये गलत धारणा फैलाई जा रही है, मुस्लिमों के हित में अमेंडमेंट बिल है। मानते हैं आप? मैं आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था ना, तब भी विरोध हुआ था। यहाँ ज़्यादातर विरोधी लोग हैं, यहाँ विरोध करने के लिए पैदा हुए हैं। समझ रही ना? बिल मुसलमानों के हित में है या नहीं? ये सब के हित में है। ये हिंदू मुसलमान, ये पूरे देश के हित में है। कैसे? कुछ गलत है ही नहीं है। जो भारत की सदन से कानून बना दिया जाता है उसको सबको पालन करना चाहिए। सर्वसम्मत से पारित हुआ है, कोई सड़क के चौराहे पे खड़ा होकर नहीं वो पारित हुआ है। इन लोगों का तो कहना है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो लोग सत्ता में नहीं हैं, सत्ता विहीन हैं, बुद्धि से कमजोर हैं, वो सब यही कहेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये यहाँ पे खड़े लोग बुद्धि से हीन है? वो सब छटपटा रहे हैं कि हम कब सत्ता में आ जाएं। वो किसी के लिए वो बता देंगे कि ये है, किसी के लिए वो चोर है, किसी के लिए है। अभी कोई कह रहा था कि वो अखिलेश यादव टोटी चोर हैं। गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। वो मैं उनके जो है सपोर्ट में हूँ। पढ़ा लिखा लीडर है वो। अखिलेश यादव के बारे में अगर कोई ऐसा अपशब्द बोलता है तो समझो कि वो भी बुद्धिहीन है। कभी नहीं बोलना चाहिए। हर लीडर राजनीति करने आया है, राजनीति कर रहा है। सब लोग इस देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने जात के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। सबका स्वागत है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। जहाँ देश के कानून का सवाल है, कोई कानून का पालन नहीं करेगा उसके लिए दरवाज़ा खुला है, उसके लिए बुलडोजर भी तैयार है। कानून का पालन करना पड़ेगा। कानून सब पालन करें, अच्छे से रहें, इस देश में भाईचारा स्थापित करें, भाईचारा बना के रहें। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक पवित्र देश है। यहाँ सबको बोलने का, रहने का, जीने का, खाने का अधिकार है। ये कह रहे हैं कि सदन में जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, ये सदन से पास हुआ है कि चौराहे से पास नहीं हुआ है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो बुद्धि से विहीन है।
नहीं, विरोध करने का भारतवर्ष में जो है सबका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध होना चाहिए। कोई भी हो, किसी अमेंडमेंट में या किसी बात को किसी को नहीं अच्छा लग रहा तो उसका विरोध कर सकता है। संविधान में तमाम हम लोगों को भी प्रदत्त जो है कानून में अधिकार दिया गया है कि आप शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं। ये भारतीय संविधान है, कानून का राज्य चल रहा है, लोकतंत्र है, संविधान का राज चलना चाहिए, तानाशाही का राज्य नहीं है। ये भारतवर्ष है। वक्फ अमेंडमेंट बिल की मंजूरी से खुश हैं? देखिए, जो मंजूर हुआ, जो कानून बना, हम खुश हों या न खुश हों वो तो लागू होना है, लेकिन उसको विधिवत देख कर जो है कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हैं उसमें सुधार होना चाहिए, वो सही है। और इसके आगे भी और कानून बनना चाहिए। तमाम जगह पे जो है, चाहे जमींदार लोगों के पास बहुत ज़मीन है और जगह बहुत ज़मीनें हैं, तो उसका उपयोग जो है हिंदू वर्ग के लिए भी करना चाहिए। केवल 20% मुसलमानों को जीवन स्तर उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बेआतुर है, यानी बहुत आतुर है, वो बहुत तगड़ा आतुर है कि मुसलमानों का जीवन स्तर उठाया जाए। वो 20% है और इधर 80% हिंदुओं की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के जो 80% लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी में जी रहे हैं, उनके जीवन स्तर उठाने की क्यों नहीं बात करती है? चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की क्यों नहीं बात करती है? बेरोजगारी दूर करने की बात क्यों नहीं करती है? भ्रष्टाचार दूर करने की क्यों नहीं बात करती है? महंगाई दूर करने की क्यों नहीं बात करती? इस देश में MSc PhD डिलीट करके, BTech MTech करके, IIT करके, B.Ed BTC करके और ITI पॉलिटेक्निक करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उस पर क्यों नहीं जो सरकार ध्यान देती है, उस पर क्यों नहीं बहस करती? उनके रोजगार का साधन बनाने के क्यों नहीं प्रयास करती? कोई कह रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब सत्ता से जाने वाले हैं, उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए वो अखिलेश यादव की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जाएं या रहें, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं लैंड ऑर्डर सुधार दूंगा, यानी यहाँ न भ्रष्टाचार होगा, न महंगाई होगी और न बेरोजगारी होगी। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर क्या काम किए? क्या लोगों को रोजगार मिल गया? क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? क्या अपराध कम हो गया? अपराध तो आज भी हो रहा है। ये मेट्रो सिटी है, लखनऊ मेट्रो सिटी है। तो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। मैं मैडम, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब दें। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं, अपराधी भी बैठते हैं, जिनके ऊपर 28 मुकदमे, 25 मुकदमे अपराध के हैं और भ्रष्टाचार के भी हैं। MLA बने हैं, MLC बने हुए हैं, उनके बगल में बैठते। कैसे? जिस जिले में बड़े बड़े हवेली बनाए हैं, लखनऊ में हवेली बनाए हैं, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली बनाए हैं, लखनऊ के अगल बगल 200, 300, 400 बीघे का कृषि फार्म बनाए हैं, 6 7 फार्चूनर खरीदे हैं और बड़े बड़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं। और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ हैं। ये कहाँ से लाए? माननीय मुख्यमंत्री जी, उन MLA और MLCओं से पूछिए कि कहाँ से लाए। आपका वेतन जोड़ देते हैं, इसके बाद आपने कहाँ से ले आए? कहाँ से ले आए? ये जवाब करें ना। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल बैठते हैं, इतनी संपत्ति बनाए हुए, ये कहाँ से लाए? ये जनता के पैसे को हड़प कर ले रहे हैं। विकास निधि के नाम पर जो 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ मिलता था, उसको ये लोग खा गए। उसका कोई जो है हिसाब किताब नहीं है। और ये खा के 7 फार्चूनर, 8 फार्चूनर खरीदे हुए हैं। आते हैं वापस वक्फ पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वक्फ जो अमेंडमेंट बिल को लागू किया गया है, विपक्षी पार्टियां गलत धारणा फैलाने का काम कर रही हैं, लोगों को गलत मैसेज भेज रही हैं। हालांकि ये मुसलमानों के हित में है। मानते हैं आप ये मुसलमानों के हित में है ये बिल? अगर मुसलमानों के हित में ये बिल है तो मुसलमानों को खुश होना चाहिए। धरना प्रदर्शन तो मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू तो कर नहीं रहा और विपक्षी पार्टी भी नहीं कर रही है। कुछ मुसलमान तो यहाँ पे जश्न भी मना रहे थे। तो जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग मना रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। मैडम, भाजपा वाले ही हैं। भाजपा वाले हिंदुओं को टोपी पहना के खड़ा कर दिया मुस्लिम के रूप में, वो मुसलमान नहीं है। ये देखिए, लोकतंत्र है,
और भारत देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा और लोकतंत्र में अपनी बात कहने को जनता को अधिकार है कि हम अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो हम विरोध कर सकते हैं। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो सरकार मुसलमानों को जीवन स्तर उठाने के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड ले आई और उसमें संशोधन किया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन 80% जो मुसलमानों में गरीब हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उसमें भी पिछड़ों में भी अल्पसंख्यक है, जैसे प्रजापति हुआ, विश्वकर्मा हुआ, नाई हुआ, ये घर 2 घर गांव में है, ज़्यादा नहीं है, तो वो पिछड़ों में अल्पसंख्यक हैं। तो उनके हित की बात आप कब करेंगे? आप तो राम राज्य की सरकार चला रहे हैं। राम राज्य में जब इस तरह का देखा हो रहा कि मुसलमानों को बढ़ाने के लिए आपने कानून लाया, लेकिन हिंदुओं को बढ़ाने के लिए कौन सा कानून लाए? मैं सही बात कर रहा हूँ मैडम कि अगर ये सरकार केवल देश से और प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दे, अपराध समाप्त कर दे और जो है यहाँ रोजगार दे दे, तो ये प्रदेश अच्छा प्रदेश बन जाए और भारत विकसित राष्ट्र बन जाए। लेकिन कैसे बनेगा जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार और जो हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी इन्हें जेल भेजेंगे, तो उन्हें जेल नहीं भेजे, न उनकी संपत्ति जब्त किए, उन्हें गले लगा लिए, तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा? वो हम लोगों जैसा जो है नेता नहीं बोला था, जो एमएलए एमपी नहीं बना, चेयरमैन नहीं बना, वो देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे। तो इस तरह का जो बोल के या वादा करके वादा ने निभाए, वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। ये लोगों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं रही। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, महंगाई समाप्त करूंगा, बेरोजगारी समाप्त करूंगा। कहाँ किए ये लोग? कुछ किए ये लोग केवल जनता को गुमराह करते हैं, जनता को छलने का काम करते हैं। जनता बेबस लाचार है। किसानों के एमएसपी नहीं बढ़ाए, नौजवानों छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही। मैं बार बार कहता हूँ MSc PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech करके, M.Tech करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेलना है। उस पर क्यों नहीं कार्य योजना बनाते? उन लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते माननीय मुख्यमंत्री जी? केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद से केवल जो है सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और वक्फ बोर्ड, इसी पे बात होगी। सबसे पहले आप बात करिए, आप में नैतिकता है तो पहले बेरोजगारी दूर करिए, भ्रष्टाचार समाप्त करिए, अपराधियों को दंड दीजिए। जो अपराधी आपके बगल में बैठ रहे हैं उनको पहले दंड दीजिए। चिराग के लिए अंधेरा बना लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। योगी आदित्यनाथ जी, आप तो संत हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस दिन आप प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, अपराध समाप्त कर देंगे, तो उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बन जाएगा और भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जय हिंद। देखिए, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल अमेंडमेंट 2025 जो केंद्र सरकार के तरफ से बिल को मंजूरी दिया गया है, इसको लेकर 87 दिनों का प्रदर्शन की बात कही है और इसको लेकर आम जनता और तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां और जो अलग अलग वलमे के लोग हैं वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जिस तरीके से 3 किसी कानून लाए गए थे उसका विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा, कुछ इसी तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल की मंजूरी को भी वापस लेना पड़ेगा। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इस बिल को वापस लेती है या फिर नहीं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।